अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद। जैसा कि आप स्टूडेंट्स को पता है, इस साल हम ADC पार्ट 1 और ADC पार्ट 2 की एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2022 करवा रहे हैं और ये एग्ज़ाम प्रिपरेशन तीनों यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट के लिए, जिसमें सरगोदा यूनिवर्सिटी, गुजरात यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट इंक्लूडेड हैं। आज हम जिस क्लास के बारे में स्टडी करेंगे उस क्लास का नेम है ADC पार्ट 2 और इसकी किताब है ऑडिटिंग। आज हम ऑडिटिंग का क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करेंगे। देखें, मैंने आपको प्रीवियसली क्वेश्चन जो दिए हैं वो मैंने 4 क्वेश्चन आपको दे दिए हैं। मैंने आपको 4 क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। इससे पीछे वाला जो क्वेश्चन था वो मैंने आपको कहा था आपके पेपर में मस्ट आएगा। आपके पेपर में मस्ट आएगा मतलब आएगा। इस क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा। जिस स्टूडेंट ने उस क्वेश्चन को प्रिपेयर नहीं किया उस क्वेश्चन को प्रिपेयर करें। और वो क्वेश्चन था वेरिफिकेशन के चैप्टर से। मैंने आपको पिछले लेक्चर में वेरिफिकेशन की टेक्निक्स के बारे में बताया था। आज जो क्वेश्चन करने लगे हैं ये भी वेरिफिकेशन के ही चैप्टर से है। आज हम करेंगे वेरिफिकेशन का क्वेश्चन और चलते हैं क्वेश्चन को देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आज हम सोल्व करने लगे हैं। देखिए, क्वेश्चन आपके पास क्या है कि वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स एसेट, करंट एसेट एंड इंटेंजिबल एसेट। देखें, बहुत से बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं। पेपर में दो तरह से ये क्वेश्चन पूछता है। या तो आपको पेपर में कहेगा टेक्निक्स ऑफ वेरिफिकेशन बताओ, तो आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है वीडियो के रिलेटेड, इस वीडियो के सेशन के थ्रू जो क्वेश्चन नंबर आपका 4 जा रहा है उस वीडियो को देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा आपने क्वेश्चन नंबर 4 टेक्निक्स ऑफ वेरिफिकेशन कैसे लिखना है। और अगर आपको ये बोले, आपको बोल दे वेरीफाई द फॉलोइंग, क्या उसमें 3-4 चीजें बोलेगा। या तो एक आपको फिक्स एसेट दे देगा, या एक आपको करंट एसेट दे देगा, एक आपको फिक्स लायबिलिटी दे देगा, या एक आपको करंट लायबिलिटी दे देगा। 4 भी चीजें पूछ सकता है, 3 भी चीजें पूछ सकता है, 2 फिक्स एसेट पूछ सकता है, 2 करंट एसेट पूछ सकता है, या एक आपसे फिक्स लायबिलिटी पूछ ले, 2 करंट लायबिलिटी पूछ ले। मतलब कहने का मतलब क्या है कि आपको कहीं से भी फिक्स एसेट, फिक्स लायबिलिटी, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल लायबिलिटी, इनमें से कोई से भी वो अपनी मर्जी से 2-2 चीजें उठाए, चाहे एक-एक चीज उठाए। तो मैं आपको आज हम जो करेंगे, आज हम प्रॉपर जो एसेट्स है ना, जिसमें फिक्स, करंट और इंटेंजिबल तीनों है, उन तीनों में से कुछ भी आपको आ जाए, आपने ये क्वेश्चन को तवज्जो से प्रिपेयर करना है। अगर आपका क्वेश्चन ना पेपर में हल हो फिर मुझे बताइएगा कि आपने तो हमें क्वेश्चन गलत प्रिपेयर करवाया। तो चलें, टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। अगर फर्ज करो आपको पेपर में आ जाए कि बिल्डिंग, लैंडर या बिल्डिंग की वेरिफिकेशन करो, या फिक्स एसेट कोई भी बोले, फिक्स एसेट कोई भी बोले, तो याद रखिएगा ये 10 पॉइंट्स जो अभी मैं आपको समझाने लगा हूँ, ये 10 पॉइंट्स जो है ना, ये 10 के 10 पॉइंट्स आप अपने फिक्स एसेट के अंदर लिख के आ जाना, कभी भी गलत नहीं करेगा। चलें पहले पॉइंट पे चलते हैं। पहला पॉइंट क्या है, रिकॉर्ड ऑफ एसेट। देखिए, फिक्स एसेट से क्या मुराद है? फिक्स एसेट ऐसे एसेट होते हैं जो 1 साल, 5 साल, 10 साल तक जिनकी लॉन्ग लाइफ होती है। तो ऑडिटर ने जब कंपनी में जाना है उसने देखना है कि रिकॉर्ड में चेक करूं इनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितने फिक्स एसेट इन्होंने खरीदे हुए हैं। ठीक है, ये हो गया रिकॉर्ड ऑफ एसेट। नंबर दूसरा देखें, प्रीवियस प्रीवियस पीरियड बैलेंस, या प्रीवियस पीरियड एसेट भी कह सकते हैं इसको। ठीक है ना, प्रीवियस पीरियड एसेट कंपनी का जो ऑडिटर है वो ये चेक करता है कि इन्होंने बैलेंस शीट में जो एसेट साइड पे फिक्स एसेट मशीन दिखाया हुआ है, क्या ये पीछे साल का तो नहीं उठा के दिखा दिया। ऐसा भी तो कंपनी कर सकती है फ्रॉड, कि वो पीछे साल का एसेट उठा के नेक्स्ट ईयर में आपको प्रेजेंट कर दे और ऑडिटर को पता ही ना चले। ऑडिटर ने ये जांचना होता है कि इन्होंने पीछे साल का कहीं मुझे फिक्स एसेट ना शो कर दिया हो। तो आगे हम चलते हैं अपना नंबर थर्ड पॉइंट है इंटरनल कंट्रोल। कंपनी ने ये देखना होता है फिक्स एसेट में कि पूरे इंटरनल कंट्रोल, कंपनी का पूरे इंटरनल कंट्रोल, जिसमें मैनेजमेंट से लेकर गेट कीपर तक सब एक डिपार्टमेंट को वो चेक करता है, और चेक करता है कि हाँ ये जो फिक्स एसेट इन्होंने रखा हुआ है अपनी कंपनी में, ये किस किस डिपार्टमेंट में कहाँ कहाँ पे यूज होता रहा है। ठीक है, नंबर 4 पे चलते हैं हम, फिजिकल एग्जिस्टेंस। और वो जो फिक्स एसेट है हमारा, जो कंपनी का फिक्स एसेट है, ऑडिटर ने ये चेक करना होता है क्या वो फिजिकली मौजूद भी है,
क्या उसकी एग्जिस्टेंस है, वो कंपनी में पाया भी जाता है कि नहीं पाया जाता। आगे देखें टाइटल डीड। याद है मैंने पीछे क्वेश्चन में जब टेक्निक्स ऑफ वेरिफिकेशन किया है तो टाइटल डीड का जो दूसरा नेम है वो है ऑनरशिप ऑफ एसेट। तो आप उस वीडियो को भी ध्यान से देखिएगा, टाइटल डीड और ओनरशिप सेम है। अब ऑडिटर क्या करेगा, फिक्स एसेट में देखेगा क्या इन्होंने जो फिजिकली एग्जिस्टेंस दिखाई है फिक्स एसेट की, क्या उसकी इनके पास ऑनरशिप भी है कि नहीं, या इन्होंने लीज पे तो नहीं लिया हुआ, लोन पे तो नहीं लिया हुआ। ये आपका होता है 5वां पॉइंट। अच्छा अब हम 6 पॉइंट करते हैं अपना। हमारा 6 पॉइंट क्या है, इंश्योरेंस ऑफ एसेट। देखें ऑडिटर ने ये चेक करना है कि जो एसेट इन्होंने मुझे दिखाया फिक्स एसेट, क्या उसकी इन्होंने इंश्योरेंस करवाई है कि वैसे ही शो कर दिया अपने एसेट में कि जी हमने इंश्योरेंस भी करवाई हुई है। आगे चलते हैं, इंश्योरेंस के बाद डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट। वो ये कह रहा है कि ऑडिटर ने ये भी चेक करना है जो एसेट फिक्स एसेट की ये डेप्रिसिएशन। अच्छा अब आगे देखें अपना पॉइंट नंबर 7, लीज ऑफ एसेट। लीज ऑफ एसेट का मतलब ये है कि क्या कंपनी ने जो उसके पास फिक्स एसेट मौजूद है, क्या कंपनी ने उसकी लीजमेंट करवाई है कि नहीं लीजमेंट करवाई। लीजमेंट का मतलब समझते हैं ना आप, लीज करवाना। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको पता है। हम आगे चलते हैं, डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट। याद है आपको बैलेंस शीट में हम फिक्स एसेट में उसकी डेप्रिसिएशन काउंट करके लेस करके लिखते हैं, ठीक है ना। तो डेप्रिसिएशन को भी ऑडिटर ने चेक करना है कि क्या इस फिक्स एसेट पे जो डेप्रिसिएशन बनती है, अगर बनती है तो क्या इन्होंने ली है, अगर ली है तो करेक्ट ली है कि नहीं करेक्ट ली, या ये कम करके ज्यादा से ज्यादा कम करके मुझे मुझे दिखा रहे हैं। बनती कितनी है वो खुद कैलकुलेट करेगा। देखें ऑडिटर हर काम खुद करेगा, अपने हाथों से करेगा फिजिकली। अच्छा उसके बाद देखें अपना अब अपना पॉइंट नंबर 9 देखें, डिस्पोजल ऑफ एसेट। डिस्पोजल का मतलब होता है किसी भी फिक्स एसेट को सेल आउट कर देना। याद है डेप्रिसिएशन के चैप्टर में भी आपने एडीसी पार्ट 1 में भी पढ़ा होगा, डिस्पोज ऑफ कर देना, एसेट को डिस्पोज ऑफ कर देना। तो अगर कोई डिस्पोज ऑफ करके कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट में एसेट दिखाया हुआ है तो ऑडिटर ने ये चेक करना है कि क्या वाकई इन्होंने इतनी कीमत पे डिस्पोज किया था ना। इस चीज को जैसे मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ उसको लिखते जाइएगा। और लास्ट 1 पॉइंट हम अपने फिक्स एसेट्स के टॉपिक में वेरिफिकेशन में देखते हैं। उसमें क्या आपके पास आता है, डिस्क्लोजर। और डिस्क्लोजर आपको पता है कि डिस्क्लोजर जब मैंने टेक्निक्स ऑफ वेरिफिकेशन सिखाई थी तो डिस्क्लोजर का मतलब क्या होता था कि क्या इस हर फिक्स एसेट को उसकी प्रॉपर वैल्यू के साथ डिस्क्लोजर किया है, दिखाया भी है बैलेंस शीट में कि नहीं दिखाया। अच्छा अब हम अपने करंट एसेट्स की तरफ चलते हैं। देखिए करंट एसेट तो वैसे तो बहुत ज्यादा होते हैं करंट एसेट्स, लेकिन मैंने आपको गिने चुने सिर्फ 3 करंट एसेट्स करवाने लगा हूं। ये 3 ही करंट एसेट्स पेपर में सबसे ज्यादा पूछता है। इसके अलावा अगर कोई भी करंट एसेट आपको पूछ लेना, हाँ फिक्स एसेट चाहे आपको कोई भी पूछ ले, फिक्स एसेट में आप हमेशा ये 10 पॉइंट लिखेंगे, लेकिन करंट एसेट में मैंने 3 बताए हैं। इसके अलावा कोई करंट एसेट पूछे ना तो आप, मैं अभी आपको समझाता हूँ, वीडियो को देखते रहे ना साथ साथ। अभी आपको समझाता हूँ कि आपने इसको करंट एसेट का जैसे टॉपिक कंप्लीट होता है मैं आपको बताता हूँ, अगर इनके अलावा कोई और आ जाए आपने उसको कैसे लिखना है। सबसे पहले देखें डेटर। डेटर का दूसरा नेम क्या है, अकाउंट रिसीवेबल। इसका एक और नेम होता है कस्टमर्स, ठीक है। अगर इनके बारे में आपको पूछ ले कि वेरीफाई द फॉलोइंग डेटर, ठीक है, तो डेटर में आप क्या लिखेंगे। देखिए डेटर में सबसे पहले इनवाइस। इनवाइस का क्या मतलब होता है कि डेटर को उधार पे माल बेचा होता है ना, तो उसकी इनवाइस बनानी है, बिल बनाना है। तो ऑडिटर ने ये देखना है कि क्या हर एक डेटर का बिल बना हुआ है। ये नहीं कि कंपनी शो करवा रही है भाई मैंने इसको भी चीज सेल की, मैंने इसको भी उधार पे चीज सेल की, मैंने इसको भी उधार पे चीज सेल की। कंपनी कहेगी ये तो तुम, ऑडिटर बोलेगा ये तो तूने मुझे सेलें तो तू मुझे दिखाई जा रहा है तूने कितनी सेल्स की हैं, लेकिन बता भी मुझे प्रूफ दे कि वाकई ये तेरा डेटर है भी कि नहीं है। वो प्रूफ कैसे मांगेगा, इनवॉइसेस के जरिए, ठीक है। अब डेटर के बाद अरिथमेटिक एक्यूरेसी, फिर वो कैलकुलेशन करेगा क्या इसके सारे डेटर को जमा करके, इसने मुझे बताया जी मैंने 5 लाख रुपया लेना है, ठीक है, वो सब डेटर्स के अमाउंट को कैलकुलेट करेगा अरिथमेटिकली, जमा मनफी जरब तकसीम लगाएगा और लगाने के बाद खुद ये अज्यूम करेगा हाँ इसने एक्यूरेट वैल्यू निकाली है कि नहीं निकाली डेटर्स की। नंबर 3 देखते हैं रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग तो इधर भी आया था, तो रिकॉर्डिंग का ये मतलब है कि क्या कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट पे सही से रिकॉर्ड किए हैं ना डेटर, सही से और ठीक अमाउंट से रिकॉर्ड किए हैं ना, इसको भी ऑडिटर देखेगा। उसके बाद देखिए बैडर्स। आपको पता है कुछ डेटर्स ऐसे होते हैं जिनसे पैसे मिलने की तवक्को नहीं होती या नहीं मिलते, तो क्या कंपनी ने जितने बैडर्स लिखे हैं क्या कहीं कम मुकदार में तो नहीं लिख दी है। ऑडिटर ये चेक करता है, क्योंकि कंपनी ज्यादा से ज्यादा बताएगी नहीं हमारे पैसे तो कभी खोते नहीं है, हम तो कभी हमारे तो बैडर्स इतने होते नहीं है। तो ऑडिटर ये जानने की कोशिश करता है कि मैं खुद देखूं कि इनके बैडर्स कितने हैं,
ये कंपनी के कितने बैड डेट्स होते हैं, थोड़े बैड डेट्स होते हैं कि ज्यादा बैड डेट्स होते हैं। उसके बाद देखें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, आपको पता है कि रिजर्व्स बनाया जाता है ना, बैड डेट्स के लिए रिजर्व्स बनाए जाते हैं। तो कंपनी ये देखेगी इन्होंने जितना मुझे रिजर्व शो करवाया है अपनी एसेट साइड पे, जो डेटर से लेस होता है, क्या कंपनी ने इतना ही रिजर्व रखा हुआ है ना अपने पास, डेटर सॉरी ऑडिटर इसको भी देखेगा। उसके बाद लास्ट वन देखें आपका डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर मींस ये भी डिस्क्लोजर, ये डिस्क्लोजर जहां पे भी आ जाए, मतलब यही है कि क्या बैलेंस शीट में इसने प्रॉपर वैल्यू से डिस्क्लोज किया है कि नहीं। अच्छा, अब आगे देखें, डेटर्स आपके कंप्लीट हो गए। अब हम करते हैं कैश एट बैंक। कैश एट बैंक भी हमारा करंट एसेट है, बहुत ज्यादा पेपर में आता है। तो कैश एट बैंक को देखिएगा आपने वेरिफिकेशन में कैसे लिखना है। तो कैश एट बैंक में सबसे पहले आपके पास क्या आ जाता है, ओपनिंग स्टॉक। देखें, आपने ऑडिटर ने ये चेक करना है कि इसका ओपनिंग बैलेंस, बैंक हर कंपनी का आपको पता है बैंक अकाउंट ओपन हुए होते हैं, तो कंपनी का ओपनिंग स्टॉक क्या है, अपने बैंक अकाउंट में उसका ओपनिंग स्टॉक क्या है, ये ऑडिटर आपके बैंक अकाउंट से चेक करेगा, वो बैंक स्टेटमेंट मंगवाएगा। अब उसके बाद देखिएगा बैंक रिकॉन्सिलेशन, आपको पता है ना पासबुक कैश बुक दोनों को चेक करेगा, वो दोनों इसमें आ जाएंगी। ऑडिटर जब दोनों को चेक करेगा वो बैंक रिकॉन्सिलेशन में आ जाएगी। नंबर 3 देखिएगा अपना रिसिप्ट। रिसिप्ट का क्या मतलब है, कंपनी का ऑडिटर ये देखेगा इस बंदे को, इस कंपनी को जितने पैसे हुए हैं, क्या उसकी जो रिसिप्ट है वाकई इतनी ही रिसिप्ट हैं। रिसिप्ट का मतलब होता है वसूली। डन है। आगे देखिएगा रिसिप्ट के बाद आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास आ जाता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। ये भी देखेगा वो ऑडिटर, क्या बैंक के थ्रू जहां जहां पे पेमेंट की है, बैंक के थ्रू जहां जहां से पैसा आया है, वो रिलेटेड पार्टी जो सी हैं वो क्या वही है जो इन्होंने शो की है मुझे, ये देखेगा इसमें। डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर सेम यही वाला, ठीक है, इसमें मुझे लगता है आपको कोई इशू नहीं होगा। एंड वाला देखिए बैंक पेमेंट, ये देखेगा कि बैंक ने पेमेंट कितनी की है, इन्होंने चेक के थ्रू, कंपनी ने चेक के थ्रू कितनी पेमेंट्स की हैं, ये भी ऑडिटर देखेगा। अब देखें, अब हम करते हैं कैश इन हैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ज्यादा आता है। इसमें सबसे पहले देखें ओपनिंग स्टॉक, बिल्कुल सेम इसी तरह जैसे बैंक में ओपनिंग स्टॉक। तो इसने ये ऑडिटर ने देखना है कंपनी के कैश इन हैंड, कंपनी के पास जो पैसा मौजूद है, क्या उसका ओपनिंग बैलेंस, जो हर साल हमारा ओपनिंग बैलेंस बन जाता है, पिछले साल का क्लोजिंग, लास्ट नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग, तो क्या ओपनिंग बैलेंस उतना ही है जितना इन्होंने शो करवाया, ऑडिटर ने ये भी देखना है। उसके अलावा देखिएगा रिसिप्ट, उसने ये देखना ऑडिटर ने, क्या इनको कैश की सूरत में जितना पैसा आ रहा है, नगद इनको जितना पैसा मिल रहा है कंपनी को, क्या उतना ही है जितना जितना इन्होंने मुझे दिखाया है, बैलेंस शीट में शो किया है, उसने ये काउंटिंग करनी है। उसके बाद देखिएगा आपका रिसिप्ट हो गया। आप पिटी कैश बुक, पिटी कैश बुक से आपको मुराद है, पता है ना आपको कि छोटे मोटे खर्चे जो हैं उसके रिलेटेड हम वो बनाया करते हैं पिटी कैश बुक। तो इसने ऑडिटर ने उसकी भी रिकॉर्डिंग करनी है, उसको भी देखना है, जांच पड़ताल करनी है। उसके बाद आप देखेंगे नंबर 4 में आप देखेंगे फिजिकली काउंट। ऑडिटर इन सब चीजों को खुद काउंट करेगा, खुद काउंट करेगा, खुद गिन के देखेगा, पैसे को खुद गिन के देखेगा। और लास्ट में आपके पास आ जाता है डिस्क्लोजर, और डिस्क्लोजर सबका डिस्क्लोजर सेम ही है। अच्छा, करंट एसेट मैंने आपको सारे बता दिए, करंट एसेट की वेरिफिकेशन कैसे करनी है। अब हम चलते हैं अपने इंटेंजिबल एसेट्स के, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेंजिबल एसेट अक्सर पेपर में 99% वो एसेट्स में से फिक्स एसेट और इंटेंजिबल एसेट होता है। इंटेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं, ऐसे एसेट जिनको हम छू नहीं सकते। तो इनमें ऑलमोस्ट जो सबसे ज्यादा रिपीटेबल है ना, वो ये दो ही हैं, गुडविल और आपका इन्वेस्टमेंट। अब गुडविल की बात करते हैं, गुडविल की वेरिफिकेशन कैसे करेगा ऑडिटर। सबसे पहले गुडविल में ये करेगा रिकॉग्निशन ऑफ गुडविल, यानी कि गुडविल को पहचानेगा कि अच्छा, गुडविल का मतलब यही होता है कि मिसाल के तौर पर देखें, जैसे पंजाब कॉलेज है, जैसे सुपीरियर कॉलेज है, इस तरह के जो कॉलेजेस है ना, ये इनका क्या एक नाम बन चुका है। तो इन कॉलेजेस को अगर कोई एक आउटसाइडर बंदा खरीदना चाहता है, परचेज करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, वो एक्चुअल में गुडविल के पैसे वो लेंगे, पंजाब कॉलेज वाले और सुपीरियर कॉलेज वाले, वो बिल्डिंग के पैसे नहीं उनको चार्ज करेंगे। तो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ गुडविल का मतलब यह है कि पहचानना कि ये जो गुडविल कंपनी ने लिखी हुई है अपने एसेट्स में, क्या ये गुडविल इतनी ही बनती है ना जितनी इन्होंने लिखी है। अब हम करते हैं अपना सेकंड नंबर पॉइंट, परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन का मतलब ये है कि इन्होंने ये गुडविल कितने की परचेज की है, कंपनी ने गुडविल कितने की परचेज की है, ऑडिटर ये जानने की, ये वेरीफाई करने की कोशिश करता है। अब नंबर 3 पे चलते हैं। नंबर 3 आपका फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, फेयर वैल्यू या फेयर मार्केट वैल्यू भी आप बोल सकते हैं।
अच्छा, गुडविल के जितने भी पैसे चार्ज किए गए हैं, एसेट और लायबिलिटी, मतलब गुडविल में क्या होता है, जितने भी गुडविल, जैसे पंजाब कॉलेज है, वो जब पंजाब कॉलेज को सेल आउट करेंगे ना, वो प्लस अपने तमाम एसेट्स, तमाम लायबिलिटीज वो भी सेल आउट कर देंगे अंदर। तो ऑडिटर ने ये जानने की कोशिश करनी है, क्या कंपनी ने ये जितने भी लिखे हैं अपने परचेज किए हुए एसेट्स और लायबिलिटीज, क्या कंपनी ने जितनी लिखी हैं एक्चुअल में इतनी ही थी पंजाब कॉलेजेस की एसेट और लायबिलिटीज? ऑडिटर ने ये भी चेक करना है। आपका आगे फोर्थ नंबर पॉइंट उसका आ जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ गुडविल। और क्या करेगा वो, इन पहले वाले तीनों पॉइंट्स को करने के बाद वो ये देखेगा, डिटरमाइन करेगा, खुद से अज्यूम करेगा, मालूम करेगा अपने जराए के जरिए, अपने सोर्सेज के जरिए मालूम करेगा कि क्या वाकई ही गुडविल इतनी ही है। और एंड पे आपको पता है डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर का मतलब वही कि बैलेंस शीट में क्या गुडविल को उतनी ही अमाउंट से दिखाया गया, वो अमाउंट ठीक है जितनी अमाउंट से बैलेंस शीट में गुडविल को दिखाया गया। अब हम सेकंड नंबर अपना इंटेंजिबल एसेट करते हैं, वो आपका इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले क्या, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अगर फर्ज करें कोई बंदा आउटसाइडर बाहर से इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो कंपनी के ऑडिटर ने ये चेक करना है कि कंपनी का जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो क्या इस बात की इजाज़त देता है कि कोई आउटसाइडर बंदा इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करे। नंबर 2 पॉइंट देखें, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कंपनी का ऑडिटर ये देखता है कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स बाहर से कंपनी के अंदर हुई हैं वो क्या इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के जरिए से हुई हैं, AIS, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। बीकॉम तक नहीं पढ़ाया जाता, वैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 16 होते हैं, बीकॉम तक एक या दो पढ़ाया जाता है। मिसाल के तौर पर आपको डेप्रिसिएशन पढ़ा दिया जाता है या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फाइनल अकाउंट पढ़ा दिया जाता है, बस यही है। एक्चुअल में जितनी भी ट्रांजैक्शन हम करते हैं ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल इंटरनेशनली रूल्स हैं, इंटरनेशनल मतलब हमें रूल डिसाइड करके बता दिए गए हैं कि हमने डेबिट इसे करना है, क्रेडिट इसे करना है, क्या उसी के जरिए इन्वेस्टमेंट आई है, ये देखना है उसने। अब आगे देखते हैं नंबर 3, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ऑडिटर ने ये देखना है कि बैलेंस शीट में 5 लाख की जो मुझे इन्वेस्टमेंट दिखाई गई है क्या वाकई ही इसकी इतनी ही बनती है ना वैल्यू। आगे फिजिकली वेरिफिकेशन, फिर वो फिजिकली जाके देखेगा, इन्वेस्टर से खुद भी वो मिल सकता है फिजिकली जाके कि भाई हाँ आपने इतनी इन्वेस्टमेंट की है, इस कंपनी ने आपके नाम से इतनी इन्वेस्टमेंट दिखाई है, क्या आपने इतनी की है। और एंड पे आपका क्या आ जाता है, डिस्क्लोजर। तो डिस्क्लोजर का मतलब क्या हुआ, बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट दिखाई हुई है क्या वो इन्वेस्टमेंट इतनी ही है। ये आपका एक फुल फ्लेज क्वेश्चन नंबर 2 आ गया वेरिफिकेशन से, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में आपको कैसे पूछ सकता है, मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। पेपर में आपको ये कह सकता है वेरीफाई द फॉलोइंग, वेरीफाई द फॉलोइंग। 20 मार्क्स का क्वेश्चन ये आपको कह सकता है। कैसे, नंबर 1 आपको दे सकता है बिल्डिंग, फिर आपको कह सकता है वो कैश इन हैंड, फिर आपको वो कह सकता है गुडविल, फिर आपको वो कह सकता है इन्वेस्टमेंट। देखें ये ऐसे 4 भी आ सकते हैं, वो 4 भी पूछ सकता है, 3 भी पूछ सकता है, मैक्सिमम 4 पूछेगा, मिनिमम 3 पूछेगा। तो आपने जब आपके पास बिल्डिंग आपको नजर आ रहा है, आप बिल्डिंग की हेडिंग दीजिएगा, 10 पॉइंट्स लिख दीजिएगा। जब आपको कैश इन हैंड नजर आ रहा है, कैश इन हैंड की हेडिंग दीजिएगा, उसमें 5-6 पॉइंट जितने भी मैंने बताए हैं वो लिख दीजिएगा। गुडविल ये लिखिएगा, इन्वेस्टमेंट ये लिखिएगा, आपका फुल फ्लेज क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। आई थिंक सो आपको बहुत अच्छी तरह मैंने समझाने की कोशिश की है। आप भी क्वेश्चन को इसी तरह प्रिपेयर कीजिएगा। इस चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वर्किंग की जाती है, सो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। आने वाले वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।